हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक व डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज ढेर सारे क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन की इसकी हेल्प से जो है हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई हमारा रिवीजन भी हो और भाई हमारा कोई जो क्वेश्चन है आने वाले पेपर में मैच भी हो। अब यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा एक भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक बाहुल्य में पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एल्यूमिनियम धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब धरती के ऊपर सतह पर ज्यादा पाया जाता है। तो हम कहेंगे भाई भूप्रपट्टी पर एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इन्फॉर्मेटरी क्वेश्चन है ये बेटा। अब इन्होंने कहा है कि पी ब्लॉक के तत्वों के परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं के स्थायित्व में कमी आने का कारण क्या होगा। अगर पी ब्लॉक के तत्वों की बात करें और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जो है घट जाती है। उसका कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी जो एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं होते, क्योंकि उन एस से पहले डी या एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनकी भेदन क्षमता उतनी होती नहीं है। तो जो नाभिक का प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो डी और एफ पर ना लगकर बाहर वाले एस पर लग जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि भाई जब हम कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो ये दो तरह की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +2 और +4। फिर मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया था कि +2 वाली ऑक्सीकरण अवस्था नीचे जाने पर स्टेबल होती है और भाई +4 वाली नीचे जाने पर अनस्टेबल होती है, यानी अस्थायी होती है। और आप लोग ये भी जानते होंगे ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक भी बढ़ता है। तो यहाँ कर कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बंद ऊर्जा में वृद्धि होती है। बात ये नहीं है। रासायनिक बंध निर्माण में भाग लेने वाले एस उपकोषों के इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा आएगा बेटा, यहाँ पर एस उपकोषों के इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों में तो कमी नहीं होती वाले उपकोष के इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ, ये कहना चाहता है कि रासायनिक बंध निर्माण में भाग लेने वाले उपकोष के, ठीक है, यानी जो उपकोष के इलेक्ट्रॉन है उनमें भाग लेने वाले, मतलब और सब नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुल इलेक्ट्रॉनों में कमी आती है, उन्होंने कहा भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कमी आती है। क्यों? ऊपर वाले एस भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, नीचे जाने वाले एस जो है वो बंधे रहते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में या बॉन्ड के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है कि भाई निम्न की बंद एंथैल्पी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, और कहा गया है कॉलम ए कॉलम बी बंद एंथैल्पी किलो जूल, टीसी बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद एस आई बॉन्ड, जीई बॉन्ड और एस एन बॉन्ड। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा बेटा, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, ये 340 होगा बेटा, 300 297 नहीं, ठीक है, ऐसा शायद होगा। एस आई मैच करेगा आर से, और ठीक है ठीक है ठीक है, ये बेटा 340 है, 34 नहीं है। ठीक है, इसको देखना भी मैं ठीक कर देता हूं। देखो भाई, तो आप लोग ये बात जानते हो कि कार्बन वाले परिवार में यहाँ जो ओवरलैपिंग होती है, अति व्यापन होता है, वो 2p ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर 3p, यहाँ पर 4p। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे जैसे ऑर्बिटल यानी कक्षक का आकार बढ़ता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, और ओवरलैपिंग दुर्बल होने की वजह से या बॉन्ड लंबा होने की वजह से वो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। और 2p ओवरलैपिंग बढ़िया अच्छी होती है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो इसीलिए सबसे मजबूत बॉन्ड ये होगा और इसके बनने में सबसे ज्यादा ऊर्जा निकलती होगी। तो बेटा ए का क्या होगा, एस होगा। फिर इसका कहाँ होगा बेटा, इसका होगा हमारे पास 297 दूसरा नंबर है, तो आर होगा। 4p का 260 होगा, और बेटा 5p का ऐसे उल्टा होगा। तो देखो ए का एस कहाँ दे रखा है, ए का एस यहाँ पर दे रखा है, बी का आर दे रखा है, सी का क्यू दे रखा है, और डी का पी दे रखा है। तो करेक्ट आंसर आपका बी मैच होगा बेटा, इसी को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एसआई जर्मेनियम एसएन और पीबी के डाइहैलाइड के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। आप लोग जानते हो कि कार्बन परिवार है, ठीक है, और उसमें सिलिकॉन मान लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी दो तरह की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +2 और भाई +4। ठीक है, +2 और +4। तो आप लोग जानते हो कि +2 वाली ऑक्सीकरण अवस्था नीचे जाने पर क्या होती है, स्टेबल, ठीक है, और +4 वाली क्या होती है, अनस्टेबल। और इसके पीछे कारण होता था अक्रिय
इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव, मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पर लेड वाला देखो ये सब जगह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर X2 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 लगा हुआ है। तो लेड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर टिन वाला होगा, फिर जर्मेनियम, फिर सिलिकॉन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये करेक्ट आंसर होगा डी। आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो भाई यहां पर दिया गया है PbF4 PbCl4 का अस्तित्व है, लेकिन PbBr4 और PbI4 का नहीं, इसका कारण क्या है। आप लोग जानते होंगे कार्बन परिवार में C+4, ठीक है, Si+4 और भाई आपके पास Ge+4 और Sn+4 और Pb+4, ये +4 में बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, और ये चाहता है +2 में रहना, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये +2 में इलेक्ट्रॉन इसलिए रहना चाहता है क्योंकि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था लेड की ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो Pb+4 जब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो भाई वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका अपचयन हो जाएगा, और अपचयन होगा तो ये ऑक्सीकारक होगा। तो इसका मतलब है कि भाई ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, प्रबल ऑक्सीकारक है। अब बात ये आती है कि ये जो है इसका ऑक्सीकरण कर सकता है। देखो अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, ठीक है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देती। पर क्या होता है, अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाए PbI4, तो एक तो यहां पर लेड जो है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्योंकि +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। दूसरा, आयोडीन का आकार इतना बड़ा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे भी देगा। तो इनमें से 4 में से 2 आयोडीन इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयोडीन यहाँ पर -1 में, यहाँ पर 0 में है। तो -1 जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ I2 बन जाएगा और ये PbI2 ऐसे बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये Pb+4 के ऑक्सीकारी गुण की वजह से ही इसने आयोडीन से इलेक्ट्रॉन लिए। तो यहां पर हम कहेंगे भाई Pb+4 के प्रबल ऑक्सीकरण अभिलक्षण के कारण ही यहां पर इलेक्ट्रॉन दिए गए। तो हम यहां पर इसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और कारण वही है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है बेटा, यहां पर क्या है कि वर्ग 14 में श्रृंखलन की प्रवृत्ति बतानी है। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको करवाया था तो एक बात बोली थी कि कार्बन का सिलिकॉन से बहुत ज्यादा होता है, और आप मेरे को मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट ये भी लिखवाया था बेटा कि जर्मेनियम और टिन जो होता है, जर्मेनियम और टिन होता है, बच्चों को लगता है कि जर्मेनियम और टिन जो है, जर्मेनियम का आकार छोटा है तो इसका श्रृंखलन गुण बड़ा होगा। लेकिन मैंने आपके नोटबुक में लिखवाया था कि जर्मेनियम और टिन दोनों की बराबर करनी है और लेड की उससे कम करनी है, या फिर लेड हो करता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, देखो वो हमारे पास ये और ये बंद ऊर्जा CC SiC GeC SnC के कारण, देखो ऑर्डर ये भी ठीक है अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर ये ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों सेम है, लेकिन कारण देखो क्या है, कार्बन कार्बन Si कार्बन Ge कार्बन Sn कार्बन के कारण, ये गलत है। यहाँ कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन Ge Sn Sn, यहाँ पर हम श्रृंखलन गुण की बात करते थे, तो सेम टाइप की श्रृंखला होनी चाहिए ना बेटा। तो यहां पर ये दोनों में बस इतना अंतर है, बाकी करेक्ट आंसर बी और डी में लग रहे थे, पर करेक्ट आंसर डी इसलिए होगा क्योंकि श्रृंखलन जो होता है वो एक प्रकार के तत्वों में ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो है बेटा जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2013 में आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, देखो लिखा भी हुआ है। कहा गया है निम्नलिखित समूह 13 में तत्वों की बढ़ती हुई परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। अब आप लोगों को ज्यादा याद नहीं होगा, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल की एक बात जरूर याद होगी मेरी, कि वैसे तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। लेकिन कहीं पर मैंने बताया था जब प्रभावी नाभ के आवेश के कारण, कि यदि ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभ के आवेश में आपके पास जो चेंज है हमारे पास, ठीक है भाई, जो चेंज है वो बहुत ज्यादा हो, 5 डिग्री, 1 मिनट रुक जाओ बस। अब तुम्हें शायद याद आएगा,
यहां पर मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था कि बोरोन का प्रभावी नाभिकीय आवेश जो जेड इफेक्टिव होता था वो होता था हमारे पास 2.60। इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश होता था 3.50 और इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश हुआ करता था 5.0। और मैंने यहाँ पर एक अपवाद लिखवाया था, मैंने कहा था कि बेटा गैलियम का प्रभावी नाभिकीय आवेश में जो अंतर आया है वो 1.5 का अंतर आया है। ठीक है, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश में जो अंतर आया है वो 1.5 का आया है, यानी यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ही ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। और आप लोग जानते हो परमाणु का जो आकार होता है या त्रिज्या होती है उसका फॉर्मूला होता है 0.53 n स्क्वायर बटे जेड इफेक्टिव, यानी जिसका जेड इफेक्टिव होगा उसका आकार क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका आकार उतना छोटा होगा। तो गैलियम जो होता था वो छोटा होता था एल्यूमिनियम से, और हमें लगता क्या था कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा। तो आपको ये देखना है कि एल्यूमिनियम बड़ा हो और गैलियम छोटा हो, इन दो को ज्यादा फोकस करना है। अब यहां पर देखो, यहां पर गैलियम बड़ा दे रखा है एल्यूमिनियम छोटा, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर भी देखोगे सी में गैलियम बड़ा दे रखा है एल्यूमिनियम, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पर भी गैलियम को ही बड़ा दिया है एल्यूमिनियम से, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बड़ा स्मार्ट वर्क है, आपको सबको कंपेयर नहीं करना। पहले सोचो कि जो अपवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था उस टाइम एग्जांपल दिया था बोरोन और एल्यूमिनियम का और गैलियम का, उसमें एल्यूमिनियम और गैलियम में मैंने बहुत ध्यान से पढ़ाया था, बोला था बार बार। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम बड़ा है गैलियम का, तो आप इसी को टिक करोगे और आगे पढ़ जाओगे। अब देखो भाई आगे की कहानी, इसके आगे क्या करना है आपको। ठीक है, अब देखो भाई थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास आया है, अच्छा ये तो जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है चतुर्नाभिकीय B4O5OH का होल 4 2 एकक यूनिट है। चेक करते हैं बेटा इसमें क्या है। ये बोरेक्स का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। तो ये बोरेक्स का जो सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा वो ऐसा होता है Na2B4O5 और OH का होल 4 ऐसे होता है बेटा। लेकिन इन्होंने क्या काम कर रखा है कि सोडियम को हटा रखा है, और भाई 2 नेगेटिव दे रखा है। तो उसका स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको। इसका स्ट्रक्चर BO ऐसे था भाई, इसका स्ट्रक्चर 4 बोरोन है, 4 बोरोन आप ऐसे बना दो। ठीक, इनमें बीच में ऑक्सीजन लगा दो ऐसे करके, ऐसे ऑक्सीजन लगा दो। और बेटा बोरोन के बाह्य सेल में ना 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या काम करता है, एक ऑक्सीजन ऐसे लिंकेज बना रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो 4 OH माइनस दे रखा होता है, हर बोरोन जो है वो 4 OH माइनस से भी जुड़ा होता है। तो इधर हमारे पास OH माइनस यानी OH OH हर बोरोन के साथ OH है। अब इसमें कहानी क्या है जरा समझिएगा। बोरोन के बाह्य सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था। तो बोरोन अधिकतम 3 बॉन्ड बना सकता है उदासीन माध्यम में। लेकिन अगर बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसने क्या काम किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया होगा तभी 4 बॉन्ड बनाए होंगे। तो यहां पर बोरोन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसका मतलब यहां से कहीं पर इसने बॉन्ड बनाने से पहले एक इलेक्ट्रॉन किसी से किराए पे मंगवाया होगा, जिस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज ऐसे आ गया होगा, इस पर भी और इस पर भी। इस पर हमने नेगेटिव चार्ज इसलिए नहीं दिया क्योंकि बोरोन ऑलरेडी यहां पर 3 ही बॉन्ड बना रखा है। अब कहानी आती है किस बात पर भाई, कि इसके लिए मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इस पर क्या बात आती है। चतुर्नाभिकीय B4O5O42- एकक यूनिट है। हाँ भाई, चतुर्नाभिकीय 4 नाभिक की एक यूनिट है, 1 2 3 मतलब 4 नाभिक है मेन। ठीक है, सभी बोरोन परमाणु एक ही तल में है। क्या सभी परमाणु एक ही तल में होंगे बेटा? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिएगा। ये जो हमारे पास बोरोन है sp3 हाइब्रिड है, और ये जो कार्बन है ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड है। ये बोरोन हमारे पास sp2 हाइब्रिड है, और ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड है। अब ये तो हमारे पास क्या हो गए बेटा, जो 2 बोरोन है ये हो गए त्रिकोणीय समतल, ये तो हो सकते हैं चलो एक ही तल में हो जाए। पर ये बोरोन कैसे हो जाएंगे हमारे पास, ये बोरोन हमारे पास चतुष्फलकीय हैं, तो इनमें एक तल की तो कोई बात आएगी नहीं। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मतलब ये वाला बॉन्ड जो होगा कभी एक तल में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि जो चतुष्फलकीय आकृति होती है, ठीक है, अगर इसमें एक बोरोन यहां पर आए तो दूसरा बोरोन हमारे पास ऐसे आएगा, फिर अगला बोरोन जो आएगा इससे आगे वो बोरोन कहीं और जाएगा। ठीक है, तो और ये भी जानते होंगे आप कि यहां पर जो ऑक्सीजन है ये भी sp3 हाइब्रिड है। तो इस तरीके से एक तल नहीं बनता। तो भाई सभी बोरोन परमाणु एक तल में है, ये तो गलत बात है। हाँ,
sp2 तथा sp3 संकरित हाइब्रिडाइज बोरोन परमाणु की संख्या समान है, बिल्कुल समान है। प्रति बोरोन परमाणु एक अंतस्थ टर्मिनल हाइड्रोक्साइड है। प्रति बोरोन पर हर जगह OH माइनस है, बिल्कुल है। और बेटा जी मतलब 4 मेजर नाभिक हैं, केंद्रीय परमाणु बोरोन बोरोन बोरोन, और उनको मिलाकर ये एक यूनिट बनी है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट होगा। तो ये मोर देन 1 करेक्ट था, ठीक है। और भाई 4 नंबर का था शायद, हर एक स्टेटमेंट 1 नंबर की थी। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मोर देन 1 करेक्ट है, 2017, 4 नंबर का क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से सही कथन आपको बताना है कि क्या होगा। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं निम्नलिखित में से सही कथन है। AlCH3 का होल थ्राइस की द्वितीय संरचना यानी डायमेरिक स्ट्रक्चर में त्रिकेंद्र 2 इलेक्ट्रॉन आबंध है। ये बात बिल्कुल सच है। आप लोग इस तरीके से समझिएगा कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम, अगर यहां पर एक CH3 है और यहां पर एक CH3 है, यहां पर एक CH3 है और यहां पर एक CH3 है, और यहां पर एक CH और यहां पर इसके CH आपको पता है कि एल्यूमिनियम के sp2 हाइब्रिड है तो एक ऑर्बिटल खाली होगा, और सेम यहां पर एल्यूमिनियम sp2 हाइब्रिड है तो एक ऑर्बिटल ये भी खाली होगा। अब क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना नहीं सकता, यानी वो उपसहसंयोजक बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो होता क्या है कि जब ये बहुत क्लोज आते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन जो इधर की साइड वाले हैं, यही इलेक्ट्रॉन आपके इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये यही इलेक्ट्रॉन, दो के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों साइड घूमने लगते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 रहते हैं, पर जो हमारे पास नाभिक होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक एल्यूमिनियम, एक कार्बन, एक एल्यूमिनियम, फिर यहां पर एक एल्यूमिनियम, एक कार्बन, एक एल्यूमिनियम। तो इनको बोलते हैं हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन 3 केंद्र बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर आया त्रिकेंद्र 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही बात है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। BCl3 लुईस अम्लता AlCl3 से अधिक है। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मैं BCl3 और AlCl3 में कंपेयर करता हूं कि कौन सा अच्छा अम्ल है, तो आप याद करना अपने नोट्स में, अगर आप एग्जाम्पल भी चेक करोगे तो ये मैंने नोटबुक में लिखवाया था कि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन लेगा ये 2p इलेक्ट्रॉन में लेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन लेगा ये 3p इलेक्ट्रॉन में 3p ऑर्बिटल में प्राप्त करेगा। जिसका ऑर्बिटल छोटा होगा वो बेस के साथ आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या कह सकते हैं अच्छे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है कि BCl3 की लुईस अम्लता AlCl3 से अधिक है। AlCl3 द्वितीयक संरचना यानी डायमेरिक स्ट्रक्चर में 2 केंद्र त्रिकेंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब आप AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा, तो 3 ऐसे, एक एल्यूमिनियम, यहां एक एल्यूमिनियम, ऐसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बनवाया था क्लास के अंदर। आपको याद होगा इसमें एक ऑर्बिटल खाली रहता है, इसका भी एक ऑर्बिटल खाली रहता है, इसके पास ऐसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये अगर ऐसे चलते हैं तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन अलग हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन अलग होते थे, ठीक है। इसीलिए यहां पर 3 केंद्र 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला था मैंने कभी ये नहीं कहा था कि यहां पर भी त्रिकेंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस बार अलग हैं और इसके इलेक्ट्रॉन इस बार अलग हैं। तो हम कहेंगे AlCl3 की द्वितीयक संरचना डायमेरिक स्ट्रक्चर में त्रिकेंद्र 2 इलेक्ट्रॉन आबंध नहीं होते हैं। अगला देखिए, BH3 की द्वितीयक संरचना में त्रिकेंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। यह भी बिल्कुल करेक्ट है बेटा जी, त्रिकेंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसे? आप लोग जानते हैं कि बोरेन का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है, और सेम बोरेन का स्ट्रक्चर भी बेटा जी यही होता है। आपको याद होगा इसके पास एक प्योर पी ऑर्बिटल होता था, इसके पास एक प्योर पी ऑर्बिटल होता था, और ये जो बॉन्ड होता था ऐसे इसके साथ भी ओवरलैपिंग करता था, जहां पर हमने बनाना बॉन्ड पढ़ा था। अब क्योंकि हाइड्रोजन पर अपना कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है अतिरिक्त, अब वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को इधर बॉन्ड बनाता है और यही इलेक्ट्रॉन घूमकर इधर जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 नाभिक को मतलब कवर कर रहे हैं, एक बोरोन, हाइड्रोजन, फिर बोरोन। तो यहां पर हम कहते हैं कि भाई त्रिकेंद्र 2 इलेक्ट्रॉन आबंध रखता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका A, B और D। चलिए भाई आगे की तरफ अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फिर से एडवांस का ही है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2008 का एडवांस का क्वेश्चन है, 3 नंबर का। Pb+4 के यौगिक Sn+4 के यौगिक की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं।
आपको पता है Pb+4 और Sn+4 में दो तरीके से आप बता सकते हो कि ये परबल ऑक्सीकारक है। एक तो आपको ये पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी अक्रिय युग्म प्रभाव कहता है कि लेड नीचे है, लेड क्या है, नीचे है, और लेड नीचे है तो बेटा उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अनस्टेबल होगी और उसकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल होगी। तो लेड ज्यादा अच्छे से चाहता है Sn+4 की तुलना में कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले ताकि मैं Pb+2 में जाऊं, स्टेबल स्टेट में जाऊं। ये बात क्लियर हुई। एक तो कि ये अनस्टेबल है तो अधिक रिएक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी प्राप्त करेगा, तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, उतना इसका जल्दी से अपचयन होगा, उतना अच्छा ही ऑक्सीकारक होगा। ये बात सत्य है पी ब्लॉक के आधार पर। लेकिन अगर आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज, क्रियाशीलता वाली सीरीज जो हम लोग पढ़ते थे, मानक अपघटन सीरीज जो मानते थे, मानक इलेक्ट्रोड सीरीज वाली, जो लिकबा सरकाना फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लेड जो आता है वो नीचे आता है और टिन जो आता है वो थोड़ा ऊपर आता है, उसके ऊपर आता है। तो लेड अगर नीचे आया है तो मानक अपचयन विभव लेड का ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता लेड के आयनों की ज्यादा है, और लेड आयनों की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता अगर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा अच्छे से अपचयन करेंगे और उनका ऑक्सीकारक क्षमता उतनी ज्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सत्य है। फिर इन्होंने कहा कि समूह 14 के भारी तत्वों की उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण अधिक स्थायी होती है। बेटा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो तो अक्रिय प्रभाव के कारण कम स्टेबल होती है, यहां पर दे रखा है अधिक स्टेबल होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, असत्य हो गई। तो हमें चेक करना है कि असत्य स्टेटमेंट कौन सी है। यानी व्यक्तव्य एक सत्य है और व्यक्तित्व दो असत्य है, तो आप उसी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे और भाई ठीक है इस क्वेश्चन को कर लोगे। आपको थोड़ा इतना भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यार हम तो जेईई मेंस की बात कर रहे थे, पर उससे तो एडवांस के भी क्वेश्चन लग रहे हैं। आगे बात करते हैं भाई नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रुप 13 के तत्वों की +1 ऑक्सीकरण अवस्था का अपेक्षित स्थायित्व क्रम है। ये हमारे पास जेईई मेंस ऑनलाइन, ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन नहीं है, और ये 4 का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और टोटल पेपर 120, मतलब वो तो पता ही है आपको, ठीक है। अब यहां पर है कि भाई आप लोगों को इतनी बात बिल्कुल क्लियर पता होगी कि जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो हमारे पास निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है। किसकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, वो किसकी बेटा, पी ब्लॉक के तत्वों की। और आप लोग जानते हैं अक्रिय प्रभाव के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ऊपर से नीचे जाने पर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो बढ़ता है। तो यहां पर बोरोन सबसे कम होगा, या फिर बोरोन नहीं तो एल्यूमिनियम सबसे कम होगा, फिर गैलियम उससे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर इंडियम होगा और थैलियम फिर उसके बाद होगा। तो देखो भाई एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, करेक्ट आंसर डी में दे रखा है, तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है ये, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। ये तो आपको पता है कि इनमें वायुमंडल में आर्गन बहुत पाई जाती है, ज्यादा अमाउंट में आर्गन ही पाई जाती है, तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये मतलब याद करने वाला क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ब्राइन NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है। मैं बात करूं तो बेटा सब कुछ प्राप्त होगा। कैसे जरा समझना। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका एस ब्लॉक से रिलेटेड भी है, पी ब्लॉक से रिलेटेड भी है और विद्युत रसायन से रिलेटेड भी है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा कि आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होते थे, विद्युत रसायन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और हम उसको विद्युत अपघटनी सेल कहते थे। इसको हमने कहा कि भाई ये हमारे पास एनोड है और ये हमारे पास कैथोड है, ये बात आप जानते हो। मान लो हमारे पास ब्राइन है, ब्राइन का अर्थ क्या होता है, NaCl, NaCl व पानी के मिक्सचर को हम ब्राइन कहते हैं। तो हमने NaCl को जब पानी में घोलेंगे तो वो Na पॉजिटिव और Cl माइनस में टूट जाता है, और अगर वहां पर पानी भी होगा तो ये भी पक्की बात है कि वहां पर H+ आयन और OH- आयन दोनों ही मतलब मौजूद हो सकते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी चलाते थे यहां से विद्युत प्रवाह करते थे इस सेल के अंदर, तो बेटा आपको याद होगा कैथोड पर अपचयन हुआ करता था। और अपचयन किसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इलेक्ट्रॉन लेना कौन चाहता है, Na+ और H+ में तुलना करनी पड़ेगी, कोई एक आयन ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर पाएगा।
जब किसी विलयन में दो या दो से एक से ज्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने जो मानक अपचयन श्रेणी है जो हम पढ़ते थे, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, माफ करना, उसमें सोडियम में और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन नीचे आता था। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव सोडियम से ज्यादा होता था, जिस कारण हाइड्रोजन की क्षमता ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की। तो इसी वजह से हाइड्रोजन क्या काम करता था, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता था। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती थी कैथोड पर। एनोड पर क्या होता था बेटा, ठीक है, एनोड पर क्या होता था कि भाई OH माइनस और Cl माइनस, क्योंकि एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीकरण हुआ करता था। आपको पता होगा Cl माइनस का मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता था। ठीक है, तो या Cl माइनस आराम से इलेक्ट्रॉन देती थी, Cl2 बनाती थी, और ये अभिक्रिया में जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर चली जाती थी। ठीक है, क्या ये भी कह सकते हो कि भाई ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। चाहे चेक कर लेना, क्लोरीन की होती है विद्युत ऋणात्मकता 3.17 और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है हमारे पास 3.5। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है वो क्लोरीन में है, इसीलिए ऑक्सीकरण क्लोरीन का होता है। अब भाई ये रिएक्शन में हो गई, जब हमें पता है कि क्लोरीन चली गई एनोड पर, ये भाग गई, हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन के मतलब H+ चला गया हाइड्रोजन के रूप में, तो वो भी भाग गया। तो अब विलयन में बचा रहा NaOH। तो एक तरीके से बेटा इस अभिक्रिया में, इस पद्धति में हाइड्रोजन भी एक उत्पाद है, क्लोरीन भी एक उत्पाद है, और जो विलयन में बचा रहा, इस सेल में बचा रहा NaOH, वो भी तो एक उत्पाद है। इसीलिए Cl2H2 NaOH यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है हमें प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। X माइनस की क्षारीय प्रकृति का क्रम होगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ठीक है, क्षारीय प्रकृति की बात करें तो क्षारीय प्रकृति, ध्यान से समझना भाई, क्षारीय प्रकृति जो होती है, ठीक है, वर्ग में समानुपाती होती थी इलेक्ट्रॉन घनत्व के। और आप लोग समझ सकते हो, चाहे आप फ्लोराइड की बात करें, क्लोराइड की बात करें, ब्रोमाइड की बात करें, आयोडाइड की बात करें, सभी में इलेक्ट्रॉन तो सब में बाह्य सेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि देखो फ्लोराइड में इस तरीके से, चल जा भाई, इलेक्ट्रॉन तो 8 ही होंगे, पर आकार छोटा है। तो जब आकार छोटा होगा तो बेटा घनत्व क्या होगा, ज्यादा। I माइनस का आकार बड़ा होने से घनत्व हो गया कम, तो ये दुर्बल क्षार होता था। तो इनमें से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, सत्य। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का क्रम में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्षमता फ्लोरीन से ज्यादा होती थी। पीरियोडिक टेबल में कराया था, याद करना, नहीं तो इलाज कर दूंगा बेटा बहुत तगड़े तरीके से। ठीक है, बोला था कि क्लोरीन का ज्यादा होता था फ्लोरीन से, और अपवाद नोट पॉइंट करके लिखवाया था। यहां पर फ्लोरीन को फिर क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा होगा तो याद होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ग्रुप 17 के लिए, ठीक है, डेल्टा HEG और बेटा जेड के बीच में मैंने ऐसे बनाया था एक ग्राफ। ठीक है, और लिखवाया था कि ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, भूलना मत। ठीक है, तो भाई आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे कि यही गलत दे रखा है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैलोजन के क्वथनांक का सही क्रम क्या है। हैलोजन के क्वथनांक का सही क्रम क्या है। आप लोग इस चीज से आइडिया लगा लो कि जो गैस है वो जल्दी पानी से यानी लिक्विड द्रव से गैस में कन्वर्ट हो गई होगी। जो लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा, और जो सॉलिड है उसको तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए यानी पहले द्रव बनेगा, फिर द्रव के बाद वो गैस बनेगा, तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो खुद ये सोच लो ना कि फ्लोरीन क्लोरीन तो क्या है, गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है तो इसका क्वथनांक और ज्यादा होगा, आयोडीन ठोस होता है तो इसका क्वथनांक और ज्यादा होगा। तो समझना है, जो आयोडीन है इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा चेक करो कहां पर है, या तो यहां पर या यहां पर। अब फ्लोरीन क्लोरीन में आप जानते हो कि क्लोरीन का है दोनों गैस, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही गैस हैं, बट क्लोरीन का अणुभार ज्यादा होता है जिससे आकार भी बड़ा है, तो इसके जो क्या बोलते हैं वांडरवाल फोर्स, ठीक है, या अंतर आणविक बल थोड़े ज्यादा होते हैं, जिस वजह से क्लोरीन का और क्वथनांक फ्लोरीन की तुलना में अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है। अब ये मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी,
मैंने बोला था कि जितने भी ऑक्सो अम्ल होंगे या ऑक्साइड होंगे, उनकी जो अम्लीय शक्ति है, ठीक है भाई, उनकी क्या है बेटा, अम्लीय शक्ति है या अम्लीयता है, वो समानुपाती होती थी ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण नंबर के। अब यहां पर ऑक्सीकरण नंबर क्या है, +7, यहां पर क्या है +5, यहां पर क्या है +3, यहां पर क्या है +1, आंसर हो गया, ले खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जल में उत्कृष्ट गैस की विलेयता का सही क्रम क्या होगा। बेटा जल में घुलने के लिए एक तो अणुभार का ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि आपको ये भी घुलेगा तो तब ना, देखो गैस को जल में घुलने के लिए दो चीजें होती है, या तो भाई गैस कोई बॉन्ड वगैरह बनाती हो जल के साथ, या कोई यौगिक बनाती हो, या थोड़ी बहुत भारी हो उसके अणु तब जाके घुलती हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो बहुत हल्की गैस है उसको जल के ऊपर, जल के अंदर डुबाना बड़ा मुश्किल होगा। फिर जल के अणुओं के साथ कोई वो भी होना चाहिए, अंतर आणविक बल। ठीक है, तो आप लोग सोचो कि अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा कहां पर है। आप कहोगे सर सबसे ज्यादा अंतर आणविक बल जो हमें लग रहे हैं वो डी में लग रहे हैं, क्योंकि विनन का जो आकार है वो सबसे बड़ा है, और शायद जल में विलय सबसे ज्यादा यही है। और आपने ये भी सुना होगा कि हीलियम जो होती है वो जल में विलय नहीं होती है। यही कारण है कि जो गोताखोर लोग हैं जो जल के अंदर जाते हैं, वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर लेके जाते हैं, ना कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। अब हम बात करते हैं भाई आगे की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया। अब देखो भाई, यहां पर दे रखा है कि निम्न में से कितने क्रम सही है, कितने क्रम सही है। अच्छा, 19वां क्वेश्चन अलग था। चलो भाई देखते हैं कितने सही है। ABCDEF 6 हैं। HF HCl HBr HI बंद लंबाई, ये तो सत्य है भाई, सही है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है बेटा ये। HF HCl HBr HI अम्लीय सामर्थ्य, वो बंद की लंबाई जितनी बड़ी होती थी, आपको याद होगा बेटा, बंद की लंबाई जितनी बड़ी होती थी तो वहां पर क्या होता था कि भाई वो उतना वीक होता, जल्दी H+ देता था, उतना अच्छा अम्ल होता था। स्टेटमेंट ये भी सही है। अब देखो, HI HBr HF HCl बंद सामर्थ्य, बंद की मजबूती बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जैसे आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन का आकार छोटा होगा, बॉन्ड की लंबाई छोटी होगी, तो बंद का सामर्थ्य बढ़ेगा। ये भी क्या हो गया, सही है। और भाई HF HCl HBr HI में उष्मागतिकीय स्थायित्व, ये बात भी सही है भाई, बॉन्ड जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर को बियर कर लेगा, जल्दी से टूटेगा नहीं। ठीक है, तो सही है, उष्मागतिकीय स्थायित्व भी की बात भी कर रहा है। HF HCl HBr HI अपचायक क्षमता, अब भाई जो जितनी जल्दी H+ देगा उसका ऑक्सीकरण उतनी जल्दी होगा और उतना अच्छा अपचायक होगा, तो बात ये भी सही है। ठीक है, तो H+ देना क्या होता है, ऑक्सीकरण होना। H+ का निकलना यानी हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होना, और जिसका ऑक्सीकरण आसानी से होगा वो अच्छा अपचायक होगा, तो बात सही है। HF HI HBr और HCl में क्वथनांक के बारे में बात करनी है, तो आपको याद होगा ये तीनों को तो हम अणुभार के आकार पर देखा करते थे कि भाई HI HBr HCl तीनों ही गैस होते हैं, परंतु जब इन गैसों में भी कंपेयर करना पड़े तो हम कहते थे भाई HI का अणुभार ज्यादा है तो इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, फिर Br फिर ये। अपवाद के रूप में हम HF को इसलिए मानते थे कि HF जो है गैस भी नहीं लिक्विड होता है, और क्यों होता है, क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो भाई बात ये भी हमारे पास सही है। अब यहां पर जो टोटल स्टेटमेंट सही है वो 6 की 6 सही है, तो ये भाई इंटीजर टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो यहां पर 6 हम लिख देंगे, आंसर 6, इसको आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए 1 मिनट दो भाई, पानी पियेंगे उसके बाद बढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा यहां पर क्या है, निम्न में से कितने अंतर हैलोजन यौगिक कमरे के ताप पर उपस्थित रहते हैं तथा केंद्रीय परमाणु sp3d2 संकरण रखते हैं। ठीक है, निम्न में से कितने अंतर हैलोजन यौगिक कमरे के ताप पर उपस्थित रहते हैं तथा केंद्रीय परमाणु sp3d2 रखते हैं, हमें वो देखना है। तो भाई sp3d2 की बात करें तो यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी, 7, 3 फ्लोरीन है।
और भाई 2 लोन पेयर, तो ये तो हमारे पास sp3d हो गया, तो ये तो नहीं हुआ भाई। फिर उसके बाद ClF3 ClF6 की बात करें, एक लोन पेयर 5 क्लोरीन, तो ये हमारे पास sp3d2 होगा। जब BrCl3 की बात करोगे तो यहां पर ये sp3d होगा बेटा। BrF5 की बात करोगे sp3d होगा। IBr आपको पता होगा IBr5 एग्जिस्ट करता ही नहीं है क्योंकि ब्रोमीन का आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई, ये हमारे पास होगा sp3d3, ये होगा sp3d, ये होगा हमारे पास sp3d, ठीक है। और एक हमारे पास ICl5 sp3d2 होगा। क्लोरीन और ब्रोमीन भी नहीं जुड़ते, तो भाई आयोडीन और ब्रोमीन भी नहीं जुड़ते, मतलब ये स्टेबल ही नहीं होते क्योंकि आकार बहुत बड़ा होता है ना। मतलब जिसमें आयोडीन भी बड़ा, ब्रोमीन भी बड़ा, बॉन्ड इतने बड़े तो टूट जाता है। तो देखो भाई ऐसे कितने हैं जो रहते भी हैं। IF5, IF5 मैंने बनवाया था आपकी क्लास में, ICl5 नहीं होता, ठीक है। ICl5 नहीं होता, मैंने बोला था फ्लोरीन सबके साथ बॉन्ड बना लेता, तो बेटा ये sp3d2 मतलब इसका स्ट्रक्चर होगा, ये भी नहीं रहता ताप में, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये भी स्टेबल नहीं होता। तो कुछ स्टेबल नहीं है, कुछ की हाइब्रिडेशन अलग है, तो ये हमारे पास sp3d हुआ, ये sp3d हुआ, ये sp3d3 हुआ, तो इनमें से तो कोई नहीं आया। sp3d2 sp3d2 और sp3d2 ये करेक्ट है भाई, 3, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो 3 हो जाएगा। आपको याद होगा ना कि भाई इसमें बताया गया था कि अंतर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो सारे नहीं बनते, फ्लोरीन वाले बनते हैं ज्यादातर। यही में 2015 में क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम ऑक्सी अम्ल बनाता है। नाइट्रोजन के आपने बहुत देखे होंगे, HNO3 HNO2, है ना। फ्लोरीन का आपने कोई भी ऑक्सो अम्ल नहीं देखा होगा, या देखा भी होगा HOF, बस इतना सा एक स्ट्रक्चर, वो भी अम्ल नहीं होता HOF में भी। क्लोरीन के तो बहुत सारे हैं, HClO4 HClO3 HClO2 HClO। सल्फर के बहुत सारे हैं, ठीक है, H2SO4 H2SO3 ये सब। पर फ्लोरीन का एक भी नहीं है, या है तो सिर्फ एक है, तो आप कहोगे फ्लोरीन ही इसका करेक्ट आंसर है, इसी को टिक करना है और आगे बढ़ना है। यही में 2016 में क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, वह अधातु जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती। भाई देखो आपने कितने भी यौगिक देखे होंगे, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था किसी भी तत्व को तब दर्शानी पड़ती है जब उस यौगिक में कोई दूसरा तत्व उससे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हो और वो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इसी वजह से उस दूसरी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन देने पड़ जाते हैं। अब भाई कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देगी तो भी तो उस पर धनात्मक चार्ज आएगा। अब पूरी आवर्त सारणी के अंदर फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये बात आप जानते हो। तो भला भाई यार उससे कौन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो तो सबको, उससे तो वो तो सबसे लेता है, वो दे थोड़े सकता है। तो जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता तो वो कभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता नहीं है। तो इसीलिए फ्लोरीन वो तत्व है जो कभी भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेई मेंस 2017 में आया क्वेश्चन है, ग्रुप 13 में सभी तत्व धातु हैं। गलत बात है। ग्रुप 13 में आप लोगों ने बोरोन सुना होगा, बोरोन, बोरोन अधातु होता है। तो बोरोन अगर अधातु है तो ये स्टेटमेंट गलत है। ग्रुप 17 में सभी तत्व गैस हैं। अच्छा, आपने सुना होगा ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है, यानी ठोस है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ग्रुप 15 के तत्वों की तुलना में संगत आवर्त में ग्रुप 16 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान कम रहता है, यही करेक्ट आंसर होगा। देखो बताता हूं कैसे। अगर मैं यहां पर 15 में आता है नाइट्रोजन, 16 में आता है ऑक्सीजन, ग्रुप उसमें आता है भाई फॉस्फोरस, इसमें आता है सल्फर। इसमें आयनन विभव मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, आयनन विभव पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में, और कहा था कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अर्धपूर्ण भरा हुआ है पी कोष, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो उतना स्टेबल नहीं है।
इस कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसमें आयन ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है। तो ग्रुप 15 के तत्व होते हैं, उनकी आयनन ऊर्जा ग्रुप 16 से थोड़ी ज्यादा होती है। तो इन्होंने दे रखा है ग्रुप 15 के तत्वों की तुलना में संगत आवर्त के ग्रुप 16 यानी 16 वालों के तत्वों की आयन एंथैल्पी का मान कम होता है। सही है। ग्रुप 15 के तत्वों के लिए ग्रुप के नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। ग्रुप 15 में +5 जो होती है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, ना कि बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, दिया गया है SnCl2 एक अपचायक का कार्य करता है क्योंकि SnCl4 आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक है। Sn2 प्लस SN4 प्लस से अधिक स्थायी है, या SN4 प्लस SN2 प्लस से अधिक स्थायी है। देखो, आप समझने की कोशिश करना, अगर ये अपचायक की भांति व्यवहार करेगा तो इसको अपना क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। तो यहां पर SN2 SnCl4 में Sn क्या है, +2 में, और जब ये Sn +4 में जाएगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इसका क्या हो गया बेटा, अपचयन, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक। तो इन्होंने पूछा है कि ये एक अपचायक का कार्य करता है, क्यों करता होगा ये, क्योंकि हो सकता है कि जो राइट हैंड साइड में हमारे पास आयन बना है वो ज्यादा स्टेबल आयन बना हो। ठीक है, क्या बना हो बेटा, ज्यादा स्टेबल आयन बना हो। तो इन्होंने कहा है, और ये स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक अनस्टेबल चीज आगे स्टेबल में जाती है। तो इन्होंने बोला SnCl4 आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण कर ही नहीं रहा हो तो इलेक्ट्रॉन देता है। Sn2 प्लस SN4 प्लस से अधिक स्थायी है, नहीं, स्टेबल वो है तभी तो आगे गया, अगर यही स्टेबल होता फिर आगे जाता ही नहीं। SN4 प्लस स्टेबल ज्यादा है SN2 प्लस से, तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें क्या बोला गया है कि लेड डाइहैलाइड के आयनिक गुण का घटता हुआ क्रम। यार आपने फजान का नियम पढ़ा होगा। फजान के नियम में जब हमारे पास हेलोजन अलग अलग हैं तो आप जानते होंगे जिस हेलोजन का आकार बड़ा होता था उसकी ध्रुवणता उतनी ज्यादा होती थी, और उस यौगिक में उसके सहसंयोजक गुण उतने ज्यादा होते थे और आयनिक गुण कम होते थे। तो आयनिक गुण ज्यादा है, आयनिक गुण का घटता हुआ क्रम हमें बताना है, तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि सहसंयोजक गुण सबसे कम कहाँ है, कहां पर ऋणायन का आकार सबसे छोटा है, तो वो फ्लोरीन में है। अगर यहां पर फ्लोरीन का आकार छोटा होगा तो इसकी ध्रुवणता कम होगी, सहसंयोजक गुण कम होंगे, तो आयनिक गुण सबसे ज्यादा होंगे, और ये इसी ऑर्डर में चलता रहेगा। तो भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दिए गए धनायनों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व का सही क्रम बताना है आपको। Pb+4, Pb+2 जो है वो ज्यादा स्टेबल है Pb+4 से, ध्यान रखना है। वो होता है ना अक्रिय युग्म प्रभाव, यहां तक सही है। लेकिन क्या थैलियम+3, ये तो बोरॉन फैमिली का हो गया, और बोरॉन फैमिली में थैलियम सबसे नीचे होता है, नीचे जाने पर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल होती है। तो भाई फर्स्ट वाला गलत है, जहां पर भी 1 दे रखा है वो तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, तो भाई बी वाला आंसर नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं हम किसकी भाई, फिर हम बात करते हैं Bi3+ और Sb3+ के बारे में। ठीक है, Bi3+ और Sb इसके के बारे में। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको पता लगा कि भाई बिस्मिथ नीचे आता है और लेड ऊपर आएगा, कैसे, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये होते हैं बेटा वो तत्व। तो आप लोग समझना कि इसके 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती हैं, एक होती है +3 और एक होती है +5, राइट, नाइट्रोजन वाला परिवार है ये। तो बेटा निम्न ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर ये स्टेबल होगी, और जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है वो अनस्टेबल होगी। तो बेटा अगर हम Sb+3 में और Bi3+ में कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे Bi+3 ज्यादा स्टेबल होगा। यहां क्या दे रखा है, Bi+3 आपके पास कम स्टेबल है, तो जहां सेकंड है उसको गायब कर दो। अब सेकंड कहां गया भाई, सेकंड डी में है तो उसको गायब कर दो। फिर हमारे पास अगर हम
इसकी बात करें, फिफ्थ की, ध्यान से देखना ना, फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो एसेंट ऊपर आता है और लेड नीचे आता है, तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था लेड की ज्यादा स्टेबल होगी। एसएन फ्लो प्लस फोर में और पीबी प्लस फोर में चेक करोगे तो एसएन प्लस फोर ऊपर आता है, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर वाले की स्टेबल होगी। तो भाई फिफ्थ तो कंफर्म है। हमें चेक करना है अब फोर्थ और थर्ड में, फोर्थ में और थर्ड में, फोर्थ में और थर्ड में ही चेक कर लेते हैं। लेड 2+ पीबी प्लस फोर से ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल सही। बीआई 3+ बीआई प्लस फाइव से ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल सही, क्योंकि नीचे है अक्रिय युग्म प्रभाव। तो थर्ड भी करेक्ट है। तो देखो बेटा थर्ड कहां पर आया है, फिफ्थ तो करेक्ट है ही, थर्ड भी करेक्ट है। तो थर्ड और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन सी में आया है, और बाकी तो फिर तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो हमारे पास सिक्स्थ भी करेक्ट स्टेटमेंट, तो बेटा सिक्स्थ भी है, पर सिक्स्थ इसमें दे नहीं रखा कहीं पर। ठीक है, तो हमने जो चुना है वो आ गया थर्ड, और भाई आपके पास फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जल में अमोनिया फॉस्फीन से कम विलेय है। देखो अमोनिया ज्यादा अच्छे से विलेय होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है जल के साथ, आपको पता होगा। ठीक है, ये नहीं कर सकती, तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। अमोनिया फॉस्फीन की तुलना में प्रबल क्षार तथा प्रबल अपचायक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिड के अंदर है, ऑर्बिटल के अंदर है, और फॉस्फीन होता है ड्रैगो अणु, ड्रैगो अणु। और आपको याद होगा ड्रैगो अणु में, ठीक है, ड्रैगो अणु में बॉन्डिंग करने के गुण उतने अच्छे नहीं होते, या लोन पेयर जो होता है उतने अच्छे से बॉन्डिंग नहीं करता जितना आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल करता है। और दूसरी चीज ये भी जानते होंगे, नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो सेकंड सेल का है, तो ये किसी भी एसिड के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, तो एसिड के साथ बॉन्ड बनाने पर ये ज्यादा सुगमता से बनाएगा भाई। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये प्रबल क्षार है। अब प्रबल अपचायक भी है, तो प्रबल अपचायक का मतलब होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। अमोनिया का क्वथनांक pH 3 से उच्च है, जबकि गलनांक pH 3 से कम है, ये भी नहीं है बेटा। इसमें बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आधी तो ठीक है, क्षार के लिए तो बढ़िया है, पर ये अपचायक उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको हटाओ, क्योंकि अपचायक का मतलब होगा कौन जल्दी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ेगा, तो इसके दुर्बल बॉन्ड होते हैं तो जल्दी से H+ देगा। आप समझना, जिससे आप हाइड्रोजन जल्दी से निकाल सकते हो उसका ऑक्सीकरण उतना जल्दी होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो पर अपचायक कहलाता है। तो अमोनिया में जो ओवरलैपिंग हो रखी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो दूसरे पीरियड के नाइट्रोजन की 2p1s ओवरलैपिंग हो रखी है, यहां पर है 3p1s, तो बॉन्ड यहां पर दुर्बल है, जल्दी से हाइड्रोजन कौन देगा, फॉस्फीन। और फॉस्फीन जो है जल्दी से अगर हाइड्रोजन देगा तो इसका ऑक्सीकरण जल्दी हो सकता है, और ऑक्सीकरण जल्दी होगा तो ये प्रबल अपचायक कहला सकता है फॉस्फीन। पर यहां पर अमोनिया को ही प्रबल अपचायक बनाया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आधी ठीक है और आधी गलत है। pH 3 अमोनिया से प्रबल अपचायक है, ये बात सही है, और इसका क्रांतिक ताप अमोनिया से कम है, ये भी बात सही है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे क्रांतिक ताप उसका ज्यादा होता है जिसका अंतर आणविक बल ज्यादा होता है। अब हमें ये बात पता है कि फॉस्फीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, आपने पढ़ी होगी ना वो इक्वेशन, क्रांतिक ताप Tc 8a/27 RB, इसमें ए होता है वांडरवाल नियतांक जो आकर्षण को प्रदर्शित करता है, और ये बात आपको पता है कि भाई फॉस्फीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं, तो क्रांतिक ताप कम ही होगा, ए का मान कम होगा तो टीसी का मान कम होगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण वर्ग में नीचे जाने पर घटता है, गलनांक, ताप स्थायित्व, क्वथनांक, या क्रांतिक ताप। ओहो, देखो गलनांक में हाइड्रो वाटर का ज्यादा होता है, लेकिन बाकी का बढ़ता है बेटा।
तो ये कह रहा है ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तो गलनांक नहीं होगा, क्वथनांक नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही सिर्फ जल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी सब में नहीं होती। ताप स्थायित्व और क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप आपके पास जल का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अंतराण्विक बल ज्यादा होता है। लेकिन जो आगे के जो दूसरे आपके पास जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, उनमें जो अंतर आणविक बल है वो उनके आकार या अणुभार पर निर्भर करता है। तो भाई हमें ये बात पता है कि चलो हम H2O को हटा दें, लेकिन जब हम H2S की बात करेंगे या H2SE की बात करेंगे तो क्रांतिक ताप ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़ेगा ना कि घटेगा, तो अब ये भी नहीं हुआ। तापीय स्थायित्व की अगर हम बात करें तो ये बात क्लियर है कि जल जो है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन सॉरी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिड है और सेकंड सेल का है। H2S में H2SC में आपको पता होगा, मैंने अम्लीय प्रकृति का गुण बताया था और ये बताया था ऊपर से नीचे जाने पर जो बॉन्ड है, बॉन्ड की लंबाई है वो बढ़ती है, तो जल्दी से बॉन्ड टूट जाता है और जल्दी H+ निकल जाता है, तो स्टेबिलिटी उतनी कम होती है बॉन्ड की। तो भाई हम कहेंगे तापीय स्थायित्व जो होगा वो ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा, जल में सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होती है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और नीचे जाने पर जो H2TE होगा उसमें बॉन्ड सबसे लंबे होंगे और जल्दी से टूट जाएगा थोड़ा से गर्म करने पर ही। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। अब देखो भाई, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है वर्ग 15 में वर्ग में हाइड्राइड E3 के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। आपको याद होगा NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3 ताप स्थायित्व। ऊपर बॉन्ड छोटे हैं, बॉन्ड मजबूत होंगे तो जल्दी से टूटेंगे नहीं, ठीक है, तो ताप स्थायित्व अधिक होगा। नीचे क्या होता है, बॉन्ड बड़ा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और वे जल्दी टूट जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सत्य है और हमें पहचाननी है बेटा जी क्या असत्य स्टेटमेंट। NH PH ASH SbH BiH बंद वियोजन एंथैल्पी, बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सत्य है भाई। मतलब ये तो सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है। NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3 अपचायक गुण, अगर आप ध्यान से देखोगे अपचायक गुण, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बिस्मिथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, जल्दी से H कौन देगा? ये देगा। जब ये जल्दी से H देगा तो इसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसका अपचायक गुण इसका ज्यादा होना चाहिए। तो भाई हमारे पास ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गलत क्रम है तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व की बात करें तो HCl HBr और H ये आप लोग समझ सकते हो कि भाई बॉन्ड वाला स्टाफ है, छोटे बॉन्ड तो मजबूत होंगे, तापीय स्थायित्व अधिक होगा। लुईस क्षार गुण, अगर हमारे पास यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर फास्फोरस है और इसी की वजह से लुईस क्षार है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं वो क्षार होते हैं। लेकिन यहां पर साइड में फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन लगे हुए हैं बेटा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना कि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, -I इफेक्ट होता है इनका। तो -I इफेक्ट जो होता है वो फ्लोरीन का ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा रखता है। तो फास्फोरस से ज्यादा -I लगाएगा तो वैसा बेसिक स्ट्रेंथ क्षारीय गुण क्या होते कम, तो ये फास्फोरस उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है नहीं दे पाएगा। अब यहां पर जो ब्रोमीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो वो फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं खींचता। अब ज्यादा नहीं खींचता तो फिर फास्फोरस आगे किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हमारे पास जो अच्छा क्षारीय गुण होगा वो यही होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये भी हमारे पास सत्य है। परसेंटेज पी गुण NO2 प्लस में NO3 माइनस NO2 माइनस और NO3 माइनस और NH4 माइनस, बिल्कुल सही होगा। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं ये sp हाइब्रिड होता है, ये sp2 होता है और ये sp3 होता है। आप जानते हो कि भाई इसमें 50% एस करेक्टर है, ठीक है। यहां पर एस करेक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास 33%, और यहां पर कितने हो जाएंगे बेटा आपके 25%। लेकिन पी करेक्टर पूछा है तो पी करेक्टर यहां पर 50% है, ठीक है। यहां पर पी करेक्टर कितने होंगे बेटा, यहां पर पी करेक्टर है 63 पॉइंट 63 पॉइंट समथिंग, तो 67 पॉइंट समथिंग। तो भाई यहां तो बढ़े, लेकिन जैसे यहां पर जाओगे तो यहां पर 75% जो है हमारे पास पी करेक्टर है, तो पी करेक्टर इसमें ज्यादा है और यहां पर एरो का साइन बना रखा है गलत। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है या भाई जो स्टेटमेंट है ये असत्य होगा। आप सी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, चाय पीने तो पहले ही। जेई मेंस ऑनलाइन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब से डी ब्लॉक वाले चालू हो गए, डी और एफ ब्लॉक वाले।
गैलेडियम गैडोलियम 2+ के निम्नतम ऑक्सीजन की निम्नतम अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बतानी है, क्या होगी बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका, सॉरी परमाणु क्रमांक होता है 64। तो आप लोगों को याद होगा जीनन, यहां पर हम 54 लिखते थे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे, ठीक है। और इसका एक 4f होता था, इसका एक 5s होता था और इसका एक 6s होता था। बेसिक 5d होता था और 6s होता था बेटा। तो आपको याद होगा इसमें हम 7 इलेक्ट्रॉन रखते थे, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन रखते थे और इसके अंदर 6s2 होता था। जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन जाते थे बाहर वाली कक्षा से। तो हमने क्या काम करा, s से ये दोनों इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए। और जब s से दोनों इलेक्ट्रॉन गायब कर गए तो यहां पर क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो 4f इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा हमारे पास, 4f इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा भाई वो हमारे पास 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HO3+ आयन के 4f कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। दिया गया है होफनियम 67। आपको याद होगा बेटा मैंने कुछ इंपोर्टेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाए थे। होफनियम का परमाणु क्रमांक होता है 67 और यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो जीनन हमारे पास 54, ठीक है, 5d11 और 6s2 ये हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि 54 में हमें कितने जोड़ने हैं, सॉरी 4f11 और 6s2 ऐसे होता था। 54 में हमें 13 जोड़ने, तभी हमारे पास 67 आएगा। और s में हम 6s में हम क्या रखते थे, 2 रखते थे। और बाकी अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां जाता था बेटा, फ्लोरीन, उसमें फॉस्फोरस f ब्लॉक में, ठीक है। तो भाई यहां पर जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले, ठीक है। अब जो एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो हमारे पास HO3+ होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जीनन, ठीक है, 54 4f10। और इसमें पूछा है कि भाई 4f कक्षक में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आंसर होगा बेटा हमारे पास 10। तो इसी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा आया था जेईई में 2021 में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अंतरकाशी हाइड्राइड सरलता से बना लेती है। तो भाई आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा दे रखे हैं, सबसे ज्यादा वही अंतरकाशी यौगिक सबसे ज्यादा बनाएगा, ठीक है। 1 मिनट देखने दो भाई मुझे, ठीक है। तो भाई आप लोग सबसे पहले इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक कर लो भाई किसमें ज्यादा होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1, इसका होता है 3d6 4s2, इसका होता है 3d7 4s2 और इसका होता है 3d5 4s2। अब इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें बेटा जी 5 है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इनके कक्षक खोल कर देख लेना। तो बेटा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें अंतरकाशी यौगिक बनाने की क्षमता भी ज्यादा होगी। तो आप एक को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का है। टाइटेनियम वैनेडियम 2+ व स्कैंडियम 3+ आयनों के केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बीएम में बताने हैं कितने होंगे। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक आपको जानते हो 21 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। जब आप इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन गायब हो गए बेटा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन गायब हो गए और इसके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब बचेगा नहीं। स्कैंडियम 3+ की बात कर रहा हूं मैं। तो जब इसके अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस फॉर्मूले से जब आप फॉर्मूला निकालते हो बॉन्ड मैग्नेटोम या भाई चुंबकीय आघूर्ण तो वो मान आएगा 0 क्योंकि n का ही मान 0 है। तो वो देखो देखो ये क्रम से दे रखे हैं तो जो स्कैंडियम सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में जहां 0 दे रखा है वो होगा आंसर। तो भाई सबसे पहली बात यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई सबसे लास्ट में 0 या तो बी में है या डी में है, तो भाई सी और ए तो हो नहीं सकते। अब देखो वैनेडियम की बात करें तो वैनेडियम 2 का मतलब होता है स्कैंडियम टाइटेन वैनेडियम, ये D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये
वैसे D2 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो D1 बचेगा। ठीक है, ये क्या बचेगा बेटा, D1। अब इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक होगा, चाहे चेक कर लेना, और इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 होंगे, चाहे चेक कर लेना। तो जब इसके लिए टाइटेनियम के अंदर आप निकालोगे, टाइटेनियम 3+ के लिए वैल्यू निकालोगे, तो अंडर रूट n में n+2 वाला फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट 1 में 1+2, तो हमारे पास √3 आएगा, और √3 का मान होता है 1.732। ये तो आपको पता ही होगा। तो देखो भाई, पहले टाइटेनियम में 1.732 कहाँ दे रखा है, तो आप कहोगे सर बी में दे रखा है 1.732, तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जेईई मेंस ऑनलाइन 2021 का क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया में पहचान करिए जिसमें ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तन 5 है। आप लोगों को पता होगा, यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीजन अवस्था होती है +7, ये +2 में चला गया, तो परिवर्तन कितना आया, डिफरेंस कितने का आया, 5 का। तो करेक्ट आंसर हो गया 1। यहां पर तो बाकी फिर आपको पता है ही आगे कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत सरल सरल क्वेश्चन आते हैं बेटा यहां से। जेईई मेंस ऑनलाइन 2020, मैग्नेट आयन रंग हरा तथा पर मैग्नेट आयन रंग बैंगनी होता है। मान लेते हैं, मतलब ऐसा तो बिल्कुल यही रंग होता है, लेकिन आपकी तरफ से मैं मान लेता हूं कि आपको रंग याद नहीं रहे। मैग्नेट तथा पर मैग्नेट आयन अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, अब भाई पर मैग्नेट आयन के बारे में आप लोग जानते होंगे, MnO4- होता है और मैग्नेट होता है MnO3-। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +7 होती है, और यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। ठीक है, जो मैग्नेट आयन होता है। तो बेटा जब इसकी +5 होगी तो अभी भी इसके अंदर D2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके अंदर एक भी D इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, क्योंकि जब 7 इलेक्ट्रॉन चले गए तो D के अंदर 0 है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रतिचुंबकीय। चलो मान लेते हैं कि आपको मैग्नेट भी याद नहीं रहा, पर मैग्नेट तो जानते होंगे। पर मैग्नेट में क्या होगा बेटा, पर मैग्नेट में मैग्नीज आपका +7 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। ठीक, तो भाई जब +7 में ऑक्सीजन मैग्नीज रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 हो गया, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय नहीं है। आप जरूर नहीं कि केंद्रीय धातु देखो, आप ऑक्सीजन भी देखो। ऑक्सीजन किस में है बेटा, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन अवस्था में है, और -2 में अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो 1s2 2s2 2p6, तो बेटा एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, तो ये प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि मैग्नेट तथा पर मैग्नेट आयन अनुचुंबकीय है, तो ये बात गलत है। तो आप इसको, हमने पूछा क्या है, असत्य ही पूछा है, असत्य को ही टिक कर दिया। 2020 में आया क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, परमाणु क्रमांक 101 तथा 104 वाले तत्वों को संबंधित होते हैं। आपको याद होगा बेटा, इन तत्वों को एक्टेनॉइड कहते हैं, और एक्टेनॉइड का मतलब समूह 6 से नहीं है, समूह 11 से नहीं है। तो आप यहां पर ऑप्शन नंबर 1 को ही टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, यहां पर दिया गया है 1 में से 3 में असत्य स्टेटमेंट बतानी है, क्या होगी। टंगस्टन 6 क्रोमियम 6 से तुलना में अधिक स्टेबल होता है। आपको याद है, मैंने एक नोट पॉइंट लिखवाया था, ऊपर से नीचे जाने पर डी ब्लॉक में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर टंगस्टन की और क्रोमियम की तुलना करी जाए तो टंगस्टन नीचे है, तो भाई उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में टंगस्टन ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास, सत्य स्टेटमेंट हो गई। HCl की उपस्थिति में परमैग्नेट अनुमापन संतुष्टिप्रद परिणाम देता है, नहीं देता है, क्यों। आपको याद होगा KMnO4 जो होता है परमैग्नेट, वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, और वो अम्लीय माध्यम में, चलो मान लेते हैं कि अम्लीय माध्यम में वो प्रबल ऑक्सीकारक होता ही है, लेकिन जो HCl है इसके पास जो Cl- है ना बेटा, ये Cl- को Cl2 में ऑक्सीकृत कर सकता है। इसीलिए आपको याद होगा, मैंने एक नोट पॉइंट भी लिखवाया था कि अम्लीय माध्यम बनाने के लिए KMnO4 के साथ HCl नहीं लेते, H2SO4 लेते हैं, क्योंकि ये HCl में से Cl- को ऑक्सीकृत कर सकता है। तो हमें पता नहीं लगेगा कि जो KMnO4 है वो किसी अपचायक के साथ यूज हुआ उसकी गणना करवा रहा है या खुद के साथ ही गणना कर रहा है, अनुमापन में रीडिंग गलत आएंगी। ठीक है, हमें सही पता नहीं लगेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, असत्य स्टेटमेंट हो गई। अब जरा देखो, कुछ लैंथेनॉइड ऑक्साइड फास्फोरस के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, ये स्टेटमेंट वाला स्टेटमेंट थी और ये बात सत्य है। तो हमारे पास पूछा गया है कि कौन सा असत्य कथन है, तो हम कहेंगे केवल बी। इसी को आप टिक करोगे। यही मेंस 2020 में क्वेश्चन आया था।
अगला क्वेश्चन है जेई मेंस ऑनलाइन 2020 सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बीएम GD+3 64 के लिए होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने गैडोलियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, अब मैं आपको 3+ का बता देता हूं। गैडोलियम सॉरी GD64, और मैंने वहां पर लिखवाया भी था जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाया था, इंपोर्टेंट है, एक बार देख लेना। जीनन का होता है बेटा 54, फिर 4F7, 5D1 और 6S2 ये हुआ करता था। तो जब आप यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे। पहले तो सबसे बाहर वाले 2 जाएंगे, फिर ये जाएगा 5 वाला। अब 4 वाले में F में 7 हैं, तो आप देखो भाई 4F7 कहाँ है? जीनन 4F7 ये दे रखा है। अब क्योंकि यहां पर आपको पता है कि भाई 7 जो है हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि F उपकोष में जो ऑर्बिटलों की संख्या होती है वो 7 होती है, और प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर रखोगे आप, 1 2 3 4 5 6 और एक यहां पर 7, तो बेटा चुंबकीय आघूर्ण जब आप ज्ञात करोगे √n इंटू में n+2, तो हमारे पास आएगा 7 इंटू में 7+2, तो हमारे पास आएगा भाई 7 गुणा 9 यानी 63, और ये वैल्यू जो है लगभग 64 के आस मतलब लगभग 8 के आसपास आएगी, 7.9 समथिंग एंड सो ऑन। तो देखो भाई 7.9 यही दे रखा है, तो ए को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित परमाणु क्रमांकों में से कौन सा समूह संक्रमण तत्वों से संबंधित है? आपको याद होगा 57 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं, 57 से लेकर 71 का जो नंबर आता है वो लैंथेनॉइड होते हैं, वो संक्रमण धातुएं नहीं होते। तो यहां पर 57 से लेकर 71 के बीच में कोई नंबर है आपको कि 64 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी वालों के साथ या कोई और दूसरे तत्वों के साथ यहां पर हमें वो डाल दिया लैंथेनॉइड। तो लैंथेनॉइड को तो हम नहीं लिख सकते बेटा, लैंथेनॉइड तो F ब्लॉक के तत्व होते हैं। फिर यहां पर 21 स्कैंडियम, 25 मैग्नीज, 42 आपको पता है ये भी इसी परिवार से है, और 72 जो है वो 71 के बाद का है, यानी लैंथेनॉइड के बाद 71 के बाद जो 72 आएगा वो डी में आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। आप इसको टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। 2020 इस टाइप के भी क्वेश्चन क्लास में करवाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लैंथेनॉइड +4 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है? मैं बोलूंगा सीरियम, और सीरियम का मैंने एक नोट पॉइंट लिखवाया था अलग से कि विलियन के अंदर +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और ये भी बोला था कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लो आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास है 119 परमाणु क्रमांक वाले तत्व के लिए IUPAC प्रतीक क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात बताएं तो एक को बोलते हैं यूनिट यानी अन, एक को बोलते हैं अन, और इसको बोलते हैं इन, ठीक है? तो उसका पहला 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 उठा लो तो UUE होना चाहिए, तो डी आंसर होगा, इसको टिक करना है। और भाई ये भी 2019 में आया था। अगला क्वेश्चन देखो, देखो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। CuSO कॉपर आयन के साथ सीधे रूप में उप सह संयोजित नहीं होने वाला जल के अणुओं की संख्या क्या होगी? एक, आपको पता है कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ का जो आपने पढ़ा होगा एक तरीके से क्या बोला करते हैं उसको, सह संयोजक संख्या, वो 4 होती थी या 6 होती थी, जनरली यही पढ़ी हमने 4 और 6 वाली ही। तो यहां पर 4 इसकी समन्वय संख्या होती है कॉपर की। तो कॉपर के साथ इस तरीके से जल जो है, जल के 4 अणु, ठीक है, जल के 4 अणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब क्योंकि कॉपर +2 में है तो सल्फेट आयन बाहर रहता है और एक जल का अणु बाहर रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब पूछा गया तो मैंने बता ही दिया कि आया हुआ है। तो भाई 4 ऐसे हैं हमारे पास जल, मतलब इस कंपाउंड के अंदर जिसमें 4 अणु डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और एक जो है डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। तो हमसे पूछा है जो उप सह संयोजक संयोजित नहीं है, तो मतलब जो बाहर वाला है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1, इसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर 1। यूरेनियम तथा प्लूटोनियम की उच्चतम संभव ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः होंगी। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर?
यूरोपियम के लिए मैंने बहुत अलग से बोला था, यूरोपियम का कुछ भूल जाना, यूरोपियम को याद रखना भाई, ठीक है। यूरोपियम और प्लूटोनियम, यूरोपियम की उच्च ऑक्सीजन अवस्था +6 होती थी और प्लूटोनियम की 7 होती थी। तो आप लोग यहां पर टिक करोगे, ए को याद रखने वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गलत कथन है जेईई मेंस ऑनलाइन 2019 जेमस्टोन अथवा रूबी में, जेमस्टोन मतलब मोती, रूबी Cr3+ आयन होता है जो बेरिल के अष्टक फलकीय स्थल की उपस्थिति रहता है। चलो मान लेते हैं कि इसका रंग वंग तुम्हें समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूं एज ए स्टूडेंट कि रंग तुम्हें याद नहीं होगा। फिर आता है FeH2O का होल 6 तथा CrH2O का 6 2+ के चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण लगभग एक जैसा है। Fe2+ का मतलब है D6 और बेटा क्रोमियम 2+ का मतलब है D4। इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n मतलब क्या होंगे 4, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 4। तो दोनों का सही है, तो ये तो हमारे पास सही हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, सत्य स्टेटमेंट हो गई है। तो जब COCl अमोनिया का 5 पीला पीला प्रकाश शोषित करता है तो इसका रंग बैंगनी हो जाता है। आपको याद होगा मैंने ऐसे कुछ करके एक सर्कल बनाया था इस तरीके से, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला, VITGYO, नहीं आई तो था ही नहीं, आई नहीं था बेटा, आई गायब कर रखा था, VBGYOR। तो आपको याद होगा अगर कोई पीला रंग अवशोषित करेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन हुआ होता है बेटा, इसके सामने वाला रंग कौन सा है, बी मतलब वायलेट यानी बैंगनी। तो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास सत्य ही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है NiNH3 का होल 4 H2O का 2 का चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण 2.83 होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें ये चेक करो कि अमोनिया और जल जो है +2 निकल के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, ये आपको चेक करना पड़ेगा भाई। तो आप लोग कहोगे कि सर एक बात तो क्लियर थी, जो Ni2+ है उसके लिए अमोनिया WFL हुआ करता था, ये WFL हुआ करता था, ठीक है। तो भाई निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होता था +2 में D8। अब D8 में किसी की औकात नहीं है पेयरिंग कराने की, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए अयुग्मित। चुंबकीय गुण अगर आप निकालना चाहते हो तो n में n+2, तो यहां पर √8 आ जाएगा जिसका मान 2.83 ही आएगा। तो करेक्ट आंसर तो ये भी है। स्टेटमेंट ये भी क्या हो गई बेटा जी, सत्य ही हो गई। तो सारी सत्य स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गई। इसका थोड़ा सा हमें दिक्कत थी तो हम इसी को टिक कर देंगे, क्योंकि अब एक तो आंसर हो गई ना, स्मार्ट वर्क। आगे देखो नेक्स्ट। जेईई मेंस ऑनलाइन अम्लीय माध्यम में ऑक्सलेट की पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया अभिक्रिया में CO2 एक अणु को बनाने में निहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ओहो, एक अणु को बनाने में। तो भाई देखो भाई, ऑक्सलेट जो होता है C2O4 2 CO2, ठीक है, 2 CO2 और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसको जोड़ा, इस रिएक्शन को मैसे करा करते हैं। और यहां पर हमारे पास क्या होंगे, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर बनेगा Mn2+ प्लस के 4H2O, ठीक है। और रिएक्शन को जब हम बैलेंस किया करते थे तो आपको याद होगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए दोस्तों। तो बाकी सब बैलेंस है, ठीक है, बाकी सब बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट ही गए हैं। तो आप लिखोगे 5 C2O4 2 माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस के 8 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 16H प्लस गिव्स 10 CO2, ठीक है, और प्लस 2 Mn2+ और 4H2O। तो आप लोगों को याद हो गया होगा
CO2 के एक अणु को बनाने के लिए निहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 10 अणु को बनाने, CO2 के 10 अणुओं को बनाने के लिए इस अभिक्रिया में यही पता लग रहा है कि अगर अभिक्रिया में हम 10 CO2 बनाते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हुआ, 2 पंजे 10 या 5 दूनी 10, तो एक के लिए कितना होगा, एक। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा जी ऑप्शन नंबर 1 बी। इसको आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये याद करने वाला क्वेश्चन था भाई 2019 की, कोबाल्ट, जिंक और ये RH और भाई Mg कहां कहां पर पाया जाता है और इसको क्या क्या कहते हैं। तो कोबाल्ट तो शायद ये विटामिन B12 होता है बेटा, ठीक है। इसको तो हम तो चेक करो ए का थर्ड कहां दे रखा है। ए का थर्ड तो हमें बस एक ही जगह पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो शायद बेटा यही होगा, इसी को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपको पता होगा B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है, और ये उसके उपयोग आपको याद करने थे। तो भाई चलिए 24 का हमारे पास सी हो गया, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, सामान्य रूप में परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करने वाला तत्व होगा। देखो कॉपर हमारे पास संक्रमण धातु है, टाइटेनियम संक्रमण धातु है, वेनेडियम संक्रमण धातु है, जो सिलीनियम है ये पी ब्लॉक का तत्व है। तो बेटा सामान्य रूप से जो परिवर्ती, सामान्य मतलब जनरली, वो कौन है जो एक से ज्यादा मतलब ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, डी ब्लॉक के तत्व या भाई सॉरी संक्रमण तत्व। तो आप सी को, इसको सिलीनियम को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। 2019 में क्वेश्चन आया था। अब यहां पर कहा कि KMnO4 के रंग का कारण है, आपको पता होगा मेटल से MlCT होता है, यानी मेटल से लिगेंड आवेश स्थानांतरण संक्रमण। ये मैंने 2-3 बार पढ़ाया, कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ाया था, जब रंग पढ़ाए थे तब भी पढ़ाया था, और जब डी ब्लॉक पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जेई में 2013 में आया है, निम्न व्यवहारों के में से कौन से अपने उनके सामने दिए गए गुणधर्म का सही क्रम को प्रस्तुत नहीं करता है। अनुचुंबकीय व्यवहार, देखिए बेटा वेनेडियम प्लस में D3 होता है, D4 इसमें D4 होता है, D5 होता है और D6 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है और यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। तो जिसमें ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें अनुचुंबकीय गुण ज्यादा होंगे। तो यहां पर तो बेटा जी अनुचुंबकीय गुण मैग्नीज 2+ के ज्यादा होने चाहिए थे। तो भाई यही गलत दे रखा है, यही क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, और सही क्रम को प्रस्तुत नहीं करता, मतलब यही होगा। फिर आपको आगे जाना भी नहीं है, इसी को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में एक के बाद आने वाले 4 सदस्य परमाणु क्रमांक के साथ नीचे दिए गए हैं, इनमें EM35 का उच्चतम मान होगा। ये बेटा आपको वो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है ना, लिखबा सरकाना मग अलमन जनकर, अलमन जनकर फीकड़ कोनी तनपब को आएगा बेटा यहां पर कोबाल्ट। यहां पर पूछा है कि 4 क्रमांक नीचे दिए गए, इनमें किसका प्लस ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपको याद होगा ना ऐसे करके Li, ओहो फिर अल मन जन कर फी कड़ को नी। तो यहां पर जो जो 4 तत्व होंगे वो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, कौन कौन से, मैग्नीज दिख गया, क्रोमियम दिख गया, आयरन दिख गया और कोबाल्ट दिख गया। जो नीचे होगा उसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा, तो सीधी बात है हमसे +3 से +2 यानी मानक अपचयन विभव भी पूछा है, तो डी आंसर हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, AIEEE 2012 का क्वेश्चन है, आयरन +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, आयरन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। फेरिक ऑक्साइड की तुलना में फेरस ऑक्साइड का व्यवहार ज्यादा क्षारीय होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्लस ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर आप जानते हो एसिडिक नेचर जो है वो कम होता है भाई, ठीक है, एसिडिक नेचर जो है वो कम होता है और बेसिक नेचर जो है वो बढ़ता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, एक तो ये बात समझना कि भाई यहां पर जो है +3 आयरन ने इसको पकड़ा होगा,
और यहां पर जो है Fe+2 ने OH- को पकड़ा होगा, तो जो जल्दी से OH- देगा वही तो अच्छा क्षार कहलाएगा। तो यहां पर इसने Fe+2 और OH- के बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा, यानी अब आकर्षण लग रहा होगा, वहां पर Fe+3 OH-, तो ज्यादा मजबूती से बंधे होंगे बेटा यहां पर। ठीक है, चलो ये बात भी आपको समझ नहीं आई, मतलब आ गई तो बहुत बढ़िया है। एक और तरीका भी था, आपको याद होगा मैंने आपको जब वो पढ़ाया था धनायनों का टेस्ट, तो वहां पर ग्रुप 5 पढ़ाया था फील कर, और मैंने बोला था कि यही 3 हाइड्रोक्साइड हैं जो अवक्षेपित रहते हैं और बाकी जो है जल में घुल जाते हैं। अगर ये अवक्षेपित रहेगा मतलब टूटेगा नहीं, और ये घुल जाएगा तो मतलब ये आयनों में टूट जाएगा, तो जो आयनों में टूटेगा जल्दी OH- देगा, अच्छा क्षार कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी बेटा जी, सत्य स्टेटमेंट हो गई। आगे की कहानी देखिए, फेरस यौगिक तत्संबंधी फेरिक यौगिकों की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा आयनिक होते हैं। फेरस यौगिक तत्संबंधी फेरिक, ये तो बिल्कुल सही बात है। Fe+2 जो है उसकी पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता कम होगी Fe+3 की तुलना में, तो फिर सहसंयोजक गुण कम होंगे। ठीक है, तो आयनिक ज्यादा होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। फेरस यौगिक तत्संबंधी फेरिक यौगिकों की तुलना में कम वाष्पशील होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे पास, लेकिन रुको रुको, फेरस यौगिक तत्संबंधी फेरिक, ये भी सही है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होंगे, एक बार बेटा मुझे इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारे पास, 29। हाँ, फेरस यौगिक तत्संबंधी फेरिक यौगिकों की तुलना में कम स्वास्थ्य होंगे, ये भी सत्य है। क्यों है, इसके पीछे रीजन समझिएगा। फेरस आयोनिक यौगिक है, फेरिक हमारे पास सहसंयोजी होंगे, और आपको पता होगा कि आयनिक यौगिक ज्यादा प्रबल ठोस होते हैं सहसंयोजों की तुलना में, तो इसीलिए इनमें अंतराण्विक बल थोड़े कम होते हैं, तो ये जो है वाष्पशील हो सकते हैं, परंतु वो नहीं होते, जैसे आपने नमक देखा होगा उस तरीके से। फेरस यौगिक तत्संबंधी फेरिक यौगिकों की तुलना में आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, फेरस यौगिक तत्संबंधी, देखो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वही पहले ज्यादा जल्दी क्या बोलते हैं आपका जल अपघटित होते हैं बेटा। करेक्ट, मतलब फेरस यौगिक तत्संबंधी फेरिक यौगिकों की तुलना में आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं। तो भाई हाँ, तो कहने का मतलब है जो ज्यादा सहसंयोजी होंगे जल अपघटित वो अच्छे से होंगे। तो ज्यादा जल अपघटित किसको होना चाहिए था, फेरिक वालों को, इन्होंने किसका बोला है, फेरस वालों को, तो ये हमें क्या दे दिया है, गलत है। ठीक है, तो आप इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखिए भाई, कैंसिल हो गया था ये, AI 2011 कैंसल। लैंथेनाइड के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ श्रेणी में परमाणु त्रिज्याएं धीरे धीरे घटती हैं, सत्य है। सभी सदस्य +3 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, सत्य है। +3 उनकी जो है कॉमन ऑक्सीजन अवस्था होती है। समान गुणधर्म के कारण लैंथेनाइड का पृथक्करण आसानी से नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो एक ही वर्ग में है तो सभी के गुण समान है, उनको अलग भी नहीं कर सकते। 4f इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के परिणाम स्वरूप इस श्रेणी के सभी सदस्य +4 ऑक्सीजन अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, नहीं, सिर्फ सीरियम था जो +4 किया करता था और बाकी सभी नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास, असत्य है। ये क्या हो गई हमारे पास, असत्य है। तो हमें जो पूछा था वो गलत ही पूछा था कि सही नहीं है, तो बेटा डी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो भाइयों आज की क्लास में इतना ही रखा जाता है। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा बहुत बढ़िया से। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।